हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सर रवि भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हम क्लास में जीवाणु वाले टॉपिक के बारे में आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियोज के अंदर हमने जीवाणु क्या होता है, जीवाणु की हिस्ट्री क्या होती है, कहां पर खोज की गई थी, जीवाणुओं के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, याद रखना। आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के अंदर श्वसन कैसे होता है, जीवाणुओं में जनन कैसे होता है। इसके बाद वाली वीडियो में फिर लाभदायक जीवाणु कौन से हैं, हानिकारक जीवाणु कौन से हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा चल रहा है बैक्टीरिया, और उसी में आप छोटा सा हेडिंग लगाएंगे जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में श्वसन की हम बात करें कि जीवाणुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो एक लाइन तो मैं आपको बता चुका हूं। नॉर्मली यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोश के जीव और बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन या श्वसन किससे होता है, तो एक कोश के जीवों में श्वसन क्रिया जो होती है दोस्तों, वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है, या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बलन नुमा जो संरचनाएं बनती हैं उनको कहा गया था मीजोसोम्स। क्या कहा गया था? मीजोसोम्स, या उनको कहा जाता है मध्यकाय। क्या कहते हैं? मध्यकाय कहा जाता है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्रिस्टी नामक संरचनाओं के समजात अंग माना जाता है, समवर्ती अंग माना जाता है, क्योंकि उसके समान होता है। याद रखना, कार्य समान करता है, याद रखना, इसी को सेम अंग माना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी के समान पाए जाने वाला जो जीवाणुओं के अंदर अंग है वो कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? मीजोसोम्स, या उनको क्या कहा जाता है? मध्यकाय कहा जाता है, जिनके द्वारा जीवाणुओं में रेस्पिरेशन होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीवाणुओं में जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो वायवीय जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अवायवीय जीवाणु होते हैं। वायवीय जीवाणु का मतलब क्या होता है? जो पूर्णतया वायवीय होते हैं, वायु की उपस्थिति में अपना श्वसन करते हैं। अब इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। वायवीय जीवाणु दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अविकल्पी वायवीय और एक होता है विकल्पी वायवीय। अविकल्पी का मतलब क्या होगा? ऑब्लिगेट एरोबिक। कल भी मैंने बताया था, जिस प्रकार हमने कल के बारे में हमने बात की थी कि जैसे अविकल्पी मृतोपजीवी, विकल्पी मृतोपजीवी, विकल्पी परजीवी, अविकल्पी मृतोपजीवी, इनका अर्थ क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, अविकल्पी वायवीय, वायु के अलावा इनका और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोबिक। अर्थात ये पूर्णतया वायवीय होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। जैसे एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है वो पूर्णतया वायवीय बैक्टीरिया है, अविकल्पी वायवीय जीवाणु होता है, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं जीवाणुओं में श्वसन के बारे में। तो जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? मीजोसोम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीजोसोम्स, या इनको कहा जाता है मध्यकाय। क्या कहते हैं? मध्यकाय, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें इसके आधार पर, श्वसन वायवीय या श्वसन के आधार पर या ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों एरोबिक वायवीय बैक्टीरिया, और एक होते हैं अवायवीय जीवाणु। तो इसमें दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक तो होता है वायवीय जीवाणु और एक होते हैं अवायवीय जीवाणु। इनको कहा जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया और इसको कहा जाता है
एरोबिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इनको? एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। फिर ये वायवीय जीवाणु जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी वायवीय और एक होते हैं विकल्पी अवायवीय। ये दो टाइप्स के हो गए। कौन कौन से? एक तो होते हैं जिनको कहा जाता है अविकल्पी वायवीय, ऐसे जीवाणु जिनका वायु के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं है उनको क्या कहा जाता है? अविकल्पी वायवीय कहा जाता है। इनको ऑब्लिगेट एरोबिक कहा जाता है, ऑब्लिगेट एरोबिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनको हम कह सकते हैं पूर्णतया परजीवी। क्या कहते हैं? पूर्णतया वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णतया वायवीय। दूसरा इसका क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं विकल्पी अवायवीय, यानी कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें विकल्प पाया जाता है, अर्थात ये वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इनको फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहा जाता है, फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों अवायवीय जो बैक्टीरिया हैं ये भी दो टाइप के होंगे। एक तो होंगे अविकल्पी अवायवीय, सॉरी, अविकल्पी अवायवीय। अविकल्पी अवायवीय का मतलब होता है ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो है अविकल्पी अवायवीय, दूसरा है विकल्पी। दूसरा कौन सा है? विकल्पी वायवीय। तो इनमें क्या क्या चीजें हम बात करेंगे उन सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा विकल्पी वायवीय, विकल्पी वायवीय, विकल्पी वायवीय। फैकल्टेटिव एरोबिक कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव एरोबिक। इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं हम। अविकल्पी वायवीय का अर्थ क्या होगा? पूर्णतया वायवीय होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर जाते हैं ये, जैसे एजेटोबैक्टर। तो पूर्णतया कैसे होंगे ये? वायवीय। पूर्णतया कैसे होंगे दोस्तों? वायवीय। ये पूर्णतया कैसे होंगे? वायवीय होंगे, कंप्लीटली एरोबिक होंगे। कैसे होंगे? कंप्लीटली एरोबिक होते हैं, पूर्णतया वायवीय होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर जाते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल आता है एजेटोबैक्टर। कौन सा एग्जाम्पल आता है इसका? एजेटोबैक्टर। ये कैसा होता है? अविकल्पी वायवीय होता है। कैसा होता है ये? अविकल्पी वायवीय होता है। दूसरा हम बात करते हैं विकल्पी अवायवीय। दूसरा कौन सा है? फैकल्टेटिव एनएरोबिक, जिसको हम कहते हैं विकल्पी अवायवीय, यानी इसका विकल्प है। ये यदि इनको वायु नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं। होते तो सामान्यतः ये वायवीय ही हैं, लेकिन यदि बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं, जिससे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी टिटनेस रोग पैदा करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका बनाने में काम में आता है ये बैक्टीरिया। तो ये कैसे होंगे? विकल्पी अवायवीय होंगे। कैसे होंगे ये? विकल्पी अवायवीय होंगे। विकल्पी अवायवीय को इंग्लिश में कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक। क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव एनएरोबिक कहा जाता है। तो सामान्यतया यानी प्राय तो ये वायवीय होते हैं। जनरली कैसे होंगे? ये वायवीय होंगे। जनरली कैसे होंगे? एरोबिक होते हैं, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रह सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एक तो हो गया विकल्पी अवायवीय, एक हो गया अविकल्पी वायवीय। दोनों का अर्थ समझ लें आप ध्यान से। अविकल्पी वायवीय का नाम से स्पष्ट है जिसका वायु के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो अविकल्पी वायवीय। दूसरा हो जाएगा विकल्पी अवायवीय, यानी एक दूसरा इसका है कि ऐसे कुछ जीवाणु हैं जिनका एक ऑप्शन और है हमारे पास कि यदि बाई चांस इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो ये वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, जिनको कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, एसिटोबैक्टर एसिटी, और इनको विकल्पी अवायवीय जीवाणु के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है उसका नाम है अवायवीय जीवाणु। नाम से स्पष्ट है, अ यानी नहीं, वायवीय यानी वायु, यानी इनको एनएरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इनको वायु की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं, तो अवायवीय जीवाणु इनको कहा जाता है। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला कौन सा है? अविकल्पी अवायवीय। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, अवायवीय के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्लिगेट एनएरोबिक। क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट एनएरोबिक के नाम से जाना जाता है। ऑब्लिगेट एनएरोबिक के नाम से जाना जाता है। तो इनको क्या कहेंगे? अविकल्पी अवायवीय के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि पूर्णतया अवायवीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? पूर्णतया अवायवीय होते हैं। कंप्लीटली एनएरोबिक होते हैं। कंप्लीटली कैसे होते हैं? एनएरोबिक होते हैं। वायवीय श्वसन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। वायवीय श्वसन की क्षमता अनुपस्थित होती है। वायवीय श्वसन की क्षमता इनके अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, यानी वायु के अलावा, अवायवीय के अलावा इनका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग रोग पैदा करता है। कौन सा रोग पैदा करता है दोस्तों? फूड पॉइजनिंग रोग पैदा करता है। इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम, क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये कैसा बैक्टीरिया हो गया? याद रखना, अविकल्पी अवायवीय। अगला कौन सा है? विकल्पी वायवीय। अगला कौन सा है? विकल्पी वायवीय। इसको कहा जाता है फैकल्टेटिव एरोबिक। क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी विकल्प है इसका। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो, याद रखना, होते तो ये कैसे हैं? अवायवीय, लेकिन यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ऑक्सीजन में श्वसन की क्षमता इनमें व्यवस्थित हो जाती है। यानी होते तो ये अवायवीय हैं, परंतु वायवीय श्वसन की क्षमता इसमें पाई जाती है। जितने भी किण्वनकारी जीवाणु हैं, जितने भी फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो सब याद रखना किसके अंदर आते हैं? विकल्पी वायवीय के अंदर आते हैं। यानी प्राय होते तो ये कैसे हैं? अवायवीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्राय अवायवीय होते हैं। होते कैसे हैं? प्राय याद रखना अवायवीय होते हैं। वायवीय श्वसन की क्षमता पाई जाती है। वायवीय श्वसन की क्षमता इनमें उपस्थित होती है। जैसे किण्वनकारी जीवाणु, जैसे किण्वनकारी जीवाणु, याद रखना कौन से होते हैं? विकल्पी वायवीय होते हैं। कौन से होते हैं? विकल्पी वायवीय होते हैं। इसमें एक अब बात लिखना है आपको, एसिटोबैक्टर एसिटी को छोड़ करके, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, एसिटोबैक्टर एसिटी को छोड़कर। एसिटोबैक्टर एसिटी को छोड़कर जितने भी जीवाणु हैं वो सब कितने कैसे होते हैं? किण्वनकारी जीवाणु, विकल्पी वायवीय होते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणुओं में श्वसन मीजोसोम्स मध्यकाय के द्वारा होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है।
इसके अलावा दो टाइप के होते हैं वायवीय जीवाणु, एक होते हैं दोस्तों अवायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु दो टाइप के होते हैं, अविकल्पी वायवीय, दूसरा होता है विकल्पी अवायवीय। अवायवीय जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी अवायवीय, दूसरा होता है विकल्पी वायवीय। इनके अंदर ही पूर्णतः वायवीय होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मर जाते हैं, जैसे एग्जांपल एजेटोबैक्टर। ये आता है विकल्पी अवायवीय, फैकल्टेटिव एनाएरोबिक, प्राय वायवीय होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, एसिटोबैक्टर एसिटी। अवायवीय जीवाणु ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोबिक और एक होता है फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी जिसका दूसरा विकल्प हो सकता है। अविकल्पी अवायवीय पूर्णतया अवायवीय होते हैं, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की कैपेसिटी एब्सेंट होती है, और जैसे अपन एग्जांपल लें इसका क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। विकल्पी वायवीय फैकल्टेटिव एरोबिक होते तो याद रखना अवायवीय हैं, लेकिन इनमें वायवीय श्वसन की क्षमता होती है, जैसे हम बात करें किण्वनकारी जीवाणु एसिटोबैक्टर एसिटी को छोड़कर। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा पार्ट था जिसका नाम था जीवाणुओं में श्वसन। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीवाणुओं में जनन कैसे होता है। बैक्टीरिया टॉपिक की श्रृंखला में अगला जो पॉइंट आता है हमारा, उसका नाम है जीवाणुओं में प्रजनन क्रिया, जीवाणुओं में जनन किस टाइप से होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो छोटा सा हेडिंग लगाएंगे आप फटाफट से, जीवाणुओं में जनन। जीवाणुओं में जनन की हम बात करें इस टॉपिक के बारे में कि जीवाणु में जनन कैसे होता है, तो जीवाणुओं में जनन दोस्तों अलैंगिक जनन होता है। एक इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड्स के द्वारा जीवाणुओं में जनन होता है। जनन की जीवाणुओं में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको कहा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। दोनों की अलग अलग विधियां हैं। अलैंगिक जनन जो होता है ये दो विधियों के द्वारा होता है दोस्तों। एक तो इसमें विधि आती है द्विविखंडन विधि, एक आती है इसके अंदर अंतः बीजाणु विधि। द्विविखंडन विधि को वाइनरी फिजन मेथड कहा जाता है, अंतः बीजाणु जनन विधि को एंडोस्पोर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है, तो द्विविखंडन विधि होती है। कौन सी होती है? द्विविखंडन विधि है, याद रखना। जीवाणुओं में नॉर्मली कोशिका विभाजन द्वारा जनन क्रिया होती है। इनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन के द्वारा एक जीवाणु कोशिका से, एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि द्विविखंडन विधि कैसे होती है, अंतः बीजाणु जनन विधि कैसे होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, आनुवांशिक पुनर्योजन वाला पार्ट है, उसमें तीन मेथड आते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वो किस प्रकार से होता है, उनमें थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं जीवाणुओं में जनन के बारे में।
जीवाणुओं में जनन दो टाइप्स का होता है दोस्तों। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक तो है आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक जो होता है उसका नाम है अलैंगिक जनन। जीवाणुओं में याद रखना लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन दो विधियों के द्वारा होता है, द्विविखंडन विधि और एक होता है अंतःबीजाणु विधि। इसके 2 मेथड्स हैं। कौन कौन सा मेथड है? एक तो है सामान्य विधि जिसको अपन द्विविखंडन विधि कहते हैं, बाइनरी फिजन मेथड कहा जाता है। एक है अंतःबीजाणु जनन विधि। जिसको एंडोस्पोर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पोर मेथड कहा जाता है। आनुवांशिक पुनर्योजन ये भी 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। एक तो है रूपांतरण, एक है संयुग्मन और एक होता है पराक्रमण। इसके 3 मेथड्स हैं। एक तो है रूपांतरण, एक होता है पराक्रमण, एक आता है संयुग्मन। 3 विधि है, रूपांतरण, पराक्रमण और एक कौन सा है? इसकी विधि याद रखना संयुग्मन मेथड है, जिनको कहा जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में, कौन कौन चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजों के बारे में एक बार में सारा की सारा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। एक है ट्रांसडक्शन मेथड और एक होता है कॉन्जुगेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? कॉन्जुगेशन मेथड। कई बार तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि जीवाणु में जनन की आनुवांशिक पुनर्योजन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है, तो वो आपका इसी पेज से चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब हम इस सारी चीज को अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि किस विधि के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अलैंगिक जनन, फिर हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पुनर्योजन। सबसे पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, ये 2 विधियों के द्वारा होता है। कितने मेथड से बताए हैं? इसके 2 मेथड्स बताए हैं, 2 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है? सबसे पहली जो विधि है उसका नाम है द्विविखंडन विधि। क्या नाम है? द्विविखंडन विधि। इसको कहा जाता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन मेथड के नाम से जाना जाता है। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ क्या होता है? टूटना। याद रखना सबसे सामान्य विधि है, ये सबसे सामान्य विधि है और ये अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अंतःबीजाणु जो मेथड है
वो विषम परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि बाइनरी फिजन जो होता है वो याद रखना अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? जब जीवाणुओं को खाद्य पदार्थ मिल जाए, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल जाए, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी नमी मिल जाए, आर्द्रता मिल जाए, सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हो, तब उनमें जो जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। सबसे सामान्य विधि है, याद रखना, ये सबसे नॉर्मल विधि है, सबसे सामान्य विधि है। क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणुओं में जनन की सबसे सामान्य विधि या सबसे सरल विधि कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? द्विविखंडन विधि होगा। सबसे सामान्य, एक जनरल मेथड के रूप में इसको जाना जाता है, एक जनरल मेथड है, एक सामान्य विधि है, याद रखना। अनुकूल परिस्थितियों में होता क्या है? इसमें सबसे पहले जो जीवाणु कोशिका के अंदर जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? वृत्ताकार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे सामान्य विधि है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थितियों में सबसे पहले इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो जीवाणु के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका रेप्लिकेशन होता है, याद रखना। रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? जो बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, उसके मध्य में सेप्टम बन जाता है, पट्ट बन जाता है। उस पट्ट के निर्माण होने से ये कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और जब 2 सेल्स बन जाती हैं इसकी, उनमें प्रत्येक में एक सर्कुलर डीएनए क्या हो जाता है? मूव कर जाता है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक पट्ट बन जाता है, एक पट्ट, जिसको सेप्टम कह सकते हैं, एक पट्ट का निर्माण हो जाता है। बैक्टीरियल सेल जो होती है, इसे ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर बीचों बीच में एक सेप्टम बन जाता है। ये सेप्टम क्या करेगा? इसको 2 भागों में तोड़ देगा। कितने भागों में तोड़ेगा? 2 भागों में। और प्रत्येक में एक सर्कुलर डीएनए चला जाता है। एक पट्ट का निर्माण होता है और एक पट्ट के निर्माण होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जब 2 संतति डॉटर सेल से बन जाती हैं तो प्रत्येक के अंदर एक सर्कुलर डीएनए क्या हो जाता है? उसके अंदर मूव कर जाता है। इसमें से प्रत्येक संतति कोशिका में एक सर्कुलर डीएनए मूव करता है। प्रत्येक संतति कोशिका में एक सर्कुलर डीएनए प्रवेश करता है। कितना सर्कुलर डीएनए प्रवेश करेगा? एक सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार निर्मित 2 नवीन कोशिकाएं एक सामान्य जीवाणु कोशिका के समान क्या करने लग जाती हैं? व्यवहार करने लग जाती हैं। यानी प्रत्येक संतति कोशिका में एक सर्कुलर डीएनए चला जाता है। इसके बाद जो 2 जीवाणु सेल बनी हैं वो एक सामान्य जीवाणु तरह व्यवहार करने लग जाती हैं। ऐसा होता है असूत्री विभाजन द्वारा। ऐसा किसके द्वारा होता है? याद रखना, ये जो प्रक्रम होता है ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? असूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? असूत्री विभाजन के द्वारा, जिसको अमाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? याद रखना, अमाइटोसिस के द्वारा होता है। तो ये हमारा पहला जो जनरल मेथड था, सामान्य मेथड था, उसका नाम क्या है? याद रखना, बाइनरी फिजन मेथड। सेकंड पॉइंट आता है अंतः बीजाणु विधि। कौन सी आती है? अंतः बीजाणु विधि, जिसको बाय एंडोस्पोर मेथड के नाम से जाना जाता है। तो पहली विधि तो हमने कौन सी पढ़ी है? द्विविखंडन विधि, नॉर्मल जनरल मेथड है। अनुकूल परिस्थितियों में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बैक्टीरियल सेल में एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। प्रत्येक डॉटर सेल्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए चला जाता है। इस प्रकार दोनों जो डॉटर सेल्स हैं वो एक सामान्य जीवाणु तरह व्यवहार करने लग जाती हैं। ऐसा किसके द्वारा होता है? असूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड मेथड है, उसका नाम है अंतः बीजाणु विधि। अंतः बीजाणु विधि बाय एंडोस्पोर मेथड।
ये याद रखना प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। किस में होता है दोस्तों? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, विपरीत परिस्थितियों में होता है। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि जो अंतः बीजाणु बनते हैं, अंतः बीजाणु जो निर्माण होता है वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होता है। किसमें होता है? विपरीत परिस्थितियों में अंतः बीजाणु का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? इसमें जीवाणु के चारों ओर एक खोलनुमा संरचना बन जाती है। कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, इसके चारों ओर एक खोलनुमा इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। ये खोल बन गया। इस खोल में से क्या होता है? धीरे धीरे जो डॉटर सेल्स है वो इसमें से बाहर की ओर निकलने लगती है। ये तो है मातृकोशिका, ये तो है मैटरनल सेल, मातृकोशिका। इससे जो धीरे धीरे बाहर निकलेगी छोटी कोशिका, उसको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे उसको? डॉटर सेल, या इसको कहा जाता है संतति कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? संतति कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? संतति कोशिका के नाम से जाना जाता है। फिर ये जैसे संतति कोशिका बन जाती है, ये एक नए जीवाणु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी होता क्या है इसमें? जीवाणु के, कोई भी जीवाणु है, उस जीवाणु के चारों ओर एक खोलनुमा संरचना का निर्माण होता है। खोल, आवरण बोल सकते हैं इसको। खोलनुमा संरचना का निर्माण होने लगता है। जीवाणु के चारों ओर एक खोलनुमा संरचना बन जाती है। इसमें से संतति कोशिका धीरे धीरे बाहर आने लगती है। संतति कोशिका जो होती है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। धीरे धीरे ये बाहर निकल जाती है और नई जीवाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। नवीन जीवाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? नवीन जीवाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये तो इसकी एक कॉमन बात हुई। अब हम बात करते हैं कि जो अंतः बीजाणु जीवाणु जो होता है, ये अंतः बीजाणु जीवाणु की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती है, सबसे ज्यादा प्रतिरोधी संरचना होती है। याद रखना, अंतः बीजाणु, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाई टेम्परेचर का, कोई रेडिएशन विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और केमिकल्स का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। तो प्रश्न आ जाए कि जीवाणु की सबसे ज्यादा, ये सर्वाधिक प्रतिरोधी संरचना का रूप कौन सा होता है? तो अंतः बीजाणु होता है, क्योंकि इस पर हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल आदि का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। इसको रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन तो इसमें साथ में हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। इसमें से एक नई संतति कोशिका बाहर निकल करके एक नए जीवाणु कोशिका को जन्म दे देती है। इसको कहते हैं अंतः बीजाणु विधि। क्या कहते हैं? अंतः बीजाणु विधि कहते हैं। तो याद रखना, ये अंतः बीजाणु जो है, एंडोस्पोर जो है, ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधी संरचना है, सर्वाधिक प्रतिरोधी संरचना है, सर्वाधिक प्रतिरोधी संरचना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। प्रतिरोधी का मतलब होता है रुकावट, रोकना उस चीज को, क्योंकि इस पर हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस पर हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, रेडिएशंस, विकिरण, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। इसको रिप्रोडक्शन विथ आउट मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रोडक्शन विथ आउट मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्शन विथ आउट मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहा
जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है, इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कहा जाता है, जिसके कारण इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि अंतः बीजाणु में जो प्रतिरोधी क्षमता होती है इसका कारण क्या है, प्रतिरोधी क्षमता का कारण क्या है? तो इसके कॉर्टेक्स भाग में कैल्शियम डाइपिकोलिनेट उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, प्रतिरोधी क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। तो प्रतिरोधी क्षमता का कारण क्या है? क्वेश्चन आ जाए कि रेजिस्टेंस कैपेसिटी का कारण क्या है, प्रतिरोधी क्षमता का रीजन क्या है, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी। तो इसके कॉर्टेक्स में उपस्थित कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, इसके कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट जो होता है ये इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधी संरचना होती है। एक क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन मुख्यतया किस प्रकार के बैक्टीरिया में होता है? जो बैसिलस स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस प्रजाति के जो जीवाणु होते हैं उनमें एंडोस्पोर मेथड के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जनन क्रिया, रिप्रोडक्शन होता है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो मुख्यतया किसके अंदर होता है? बैसिलस प्रकार के जीवाणुओं में होता है। इसका जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो मुख्यतः किसमें होता है? बैसिलस प्रकार के जीवाणुओं में। तो कई सारी छोटी छोटी बातों के बारे में हमने चर्चा की है कि बैसिलस प्रकार के जीवाणुओं में पाया जाता है। तो क्या था ये? अंतःबीजाणु विधि में ये याद रखना विपरीत परिस्थितियों में होता है। जीवाणु के चारों ओर एक खोलनुमा संरचना बन जाती है, जिसमें से संतति कोशिका धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है, संतति कोशिका धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है। नई जीवाणु कोशिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रतिरोधी संरचना है, इस पर एंटीबायोटिक्स का, इस पर केमिकल्स का, रेडिएशंस का, हाइटॉक्सिन्स का, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके कॉर्टेक्स भाग में क्या पाया जाता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट उपस्थित होता है। इसको रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि अंतःबीजाणु किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर द्रव भरा रहता है दोस्तों, चारों ओर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, कॉर्टेक्स भाग भी होता है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। साइटोप्लाज्म को हम कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर कहते हैं। अंतःबीजाणु के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसको कोर बोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों ओर जो इसको कहा जाता है कोर बॉल। क्या कहा जाता है इसको? कोर बॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? कोर बॉल कहते हैं इसको। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। इसके बाद इसमें दो लेयर पाई जाती है, एक तो इनर कोट लेयर होती है, एक आउटर कोट लेयर होती है। एक तो होती है इनर कोट लेयर और एक होती है आउटर कोट लेयर। कैसी होती है? आउटर कोट लेयर। आउटर कोट लेयर थोड़ी सी मोटी होती है। आउटर कोट लेयर भी इसके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आउटर कोट लेयर पाई जाती है।
इसको हम कहेंगे इनर कोट लेयर, इसको हम कहेंगे आउटर कोट लेयर। क्या कहते हैं? आउटर कोट लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर एक तो होता है इनर और एक होता है आउटर कोट लेयर। इसके अलावा हम बात करें, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको तो कोर बॉल कहते हैं। इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या कहलाती है? इसकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले कोश का द्रव, फिर उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद कोर बॉल, कोर बॉल के अंदर भरा हुआ रहता है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म या कोर। उसके बाद इसके अंदर दो कोट लेयर पाई जाती है, तो इनर कोट लेयर, एक होती है आउटर कोट लेयर। इसके बाद एक एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर पाई जाती है, जो कि इसको चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। क्या करती है? उसको चारों तरफ से कवर करने का कार्य करती है। एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली लेयर है, इसको एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर। क्या कहा जाता है? एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर कहा जाता है। तो ये अंतः बीजाणु जो है उसकी स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म है अंदर, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर कोर बॉल है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद कोट लेयर के अंदर दो कोट लेयर होती हैं, इनर कोट लेयर, एक होती है आउटर कोट लेयर, और उसके बाद जो बाहर की ओर होता है वो होता है एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर। ये किसका फिगर है? तो याद रखना, ये एंडोस्पोर है। क्या है ये? एंडोस्पोर है। ये डायग्राम बनाना है आपको। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, जीवाणुओं में जो जनन हम पढ़ रहे थे, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है जिसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जो कि दो विधियों के द्वारा कंप्लीट हुआ था। एक सामान्य विधि बताई थी, द्विविखंडन विधि। दूसरा विधि बताया था अंतः बीजाणु विधि। एक अनुकूल परिस्थितियों में बताई थी, एक विपरीत परिस्थितियों में बताई थी। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आनुवांशिक पुनर्योजन की हम बात करें तो तीन विधियों के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में इसकी बात करूं मैं तो आनुवांशिक पदार्थों का लेन देन। क्या होता है इसमें? आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक्चुअली जीवाणु में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रजनन अंग नहीं पाए जाते हैं। ये लगता कैसा है? लगता लैंगिक जनन जैसा है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये लैंगिक जनन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर केवल आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। बाकी इसके अंदर कोई शुक्राणु, अंडाणु, स्पर्म ओवम फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो वास्तव में इसमें जीवाणुओं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो जीवाणुओं के अंदर हम बात करें कि इनमें जीवाणुओं में
वास्तविक लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वास्तविक लैंगिक जनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें प्रजनन अंग नहीं पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें प्रजनन अंग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं दोस्तों? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। युग्मक फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसके अंदर? आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और ये आदान प्रदान जो होता है ये 3 टाइप से होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला प्रकार है रूपांतरण। कौन सा प्रकार है? रूपांतरण। इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है हमारा, थोड़ा सा इसमें अपन, ये 12 से ऊपर वाला पार्ट है, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज हमें होना थोड़ा बहुत जरूरी है। अपन बेसिक चीज लेंगे जो हमारे काम की है। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा हम बात करें, दूसरा जो मेथड आता है उसका नाम है पराक्रमण, जिसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहा जाता है। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है संयुग्मन। ये संयुग्मन लगता बिल्कुल ऐसा है जैसे लैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 3 मेथड के द्वारा हो गया ये। सबसे पहला मेथड कौन सा है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है पराक्रमण, जिसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। तीसरा है संयुग्मन, जिसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूपांतरण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे हम रूपांतरण। इसका पहला पार्ट है रूपांतरण, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है इसकी खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इस प्रक्रिया की खोज के बारे में हम बात करें, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसने खोज की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी। क्या होता है रूपांतरण प्रक्रिया के लिए? एक तो होता है डोनर डीएनए। क्या होता है? डोनर डीएनए का होना आवश्यक है, दाता डीएनए का होना आवश्यक है। और दाता डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? सिंगल स्ट्रैंडेड होना जरूरी है, एक सूत्री होना जरूरी होता है। तथा एक निश्चित लंबाई का डीएनए जो होता है ना, वो ही अगली कोशिका में क्या कर पाता है? प्रवेश कर पाता है। जैसे ही एक निश्चित लंबाई का डीएनए या दाता डीएनए अगली सेल के अंदर प्रवेश करेगा, वो जीवाणु के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है उस गुणसूत्र के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, उसके साथ संलग्न हो जाता है और फिर उसके अंदर वो समाविष्ट हो जाता है। जबकि जिस डीएनए खंड को हम विस्थापित करते हैं, याद रखना, वह हट जाता है। तो हम बात करते हैं क्या क्या इसके स्टेप बनेंगे, स्टेप टू स्टेप हम बात करेंगे। थ्योरी को थोड़ा सा हम बिल्कुल स्टेप के रूप में बात करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहें। सारे नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर के अंदर मेंशन करें। जिस तरीके से मैं लिखता हूं उस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करें। हो सकता है कोई एक वर्ड में छोड़ दूं, आपको लगता है कि अरे मेरे पे नहीं आता है, तो वो भी आपको साथ के साथ दोस्तों क्या करना है? नोट करना है। तो इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूपांतरण प्रक्रिया के लिए एक तो क्या होता है? दाता डीएनए। क्या होता है इसमें? एक तो होता है दाता डीएनए, इसको डोनर डीएनए के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? इसको डोनर डीएनए कहते हैं। ये डोनर डीएनए एक सूत्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये एक सूत्री होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक सूत्री होता है। एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही कोशिका में भीतर प्रवेश करता है। एक निश्चित लंबाई का डीएनए सेल में प्रवेश कर पाता है। एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही क्या होता है? सेल के अंदर प्रवेश कर पाता है। फिर जैसे प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के पश्चात ये जीवाणु गुणसूत्र के साथ संलग्न हो जाता है। जैसे प्रवेश करेगा ये क्या होगा? जीवाणु गुणसूत्र जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ ये जुड़ जाता है, उसके साथ ये संलग्न हो जाता है। तो जीवाणु गुणसूत्र, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्या कहते हैं इसको बच्चों? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, संलग्न हो जाता है, के साथ जुड़ जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या होगा? ये संलग्न हो जाएगा और उसके अंदर ये समाविष्ट हो जाता है। जुड़ जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये उसके अंदर चला जाएगा, पूरा समाविष्ट हो जाएगा। समाविष्ट का मतलब होता है उसके अंदर पूर्णतः अपने आप को विलीन करना, समाविष्ट हो जाता है। अब जिस डीएनए खंड को ये विस्थापित करता है, ये समाविष्ट होगा तो निश्चित सी बात है उसकी जगह पर डीएनए हटेगा, और जिस डीएनए खंड को विस्थापित करता है वो डीएनए खंड क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो समाविष्ट होने के पश्चात विस्थापित खंड कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विस्थापित खंड बताओ कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विस्थापित खंड कैसा हो जाएगा बताओ? नष्ट हो जाएगा। तो ये विधि जो है वो याद रखना कौन सी विधि है? रूपांतरण विधि है। कौन सी विधि है? रूपांतरण। सिंपल भाषा में समझना एकदम। इसकी सबसे पहले हम बात करें खोज किसने की थी, तो इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। क्या होता है इसके अंदर? एक दाता डीएनए होता है, डोनर डीएनए होता है। क्या होता है? दाता डीएनए होता है, डोनर डीएनए होता है। ये एक सूत्री होना जरूरी है, सिंगल स्ट्रैंडेड होना जरूरी है। एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही सेल में क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे ये प्रवेश करेगा किसके साथ जुड़ जाएगा? जीवाणु गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा? जीवाणु गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा। जीवाणु गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा तो ये इसके अंदर समाविष्ट हो जाएगा। जब समाविष्ट हो जाएगा तो पहले से जो इसके स्थान पर वो समाविष्ट हुआ है उस खंड को क्या कर देगा? वो डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। और जो खंड वहां से विस्थापित हुआ है डीएनए का, वो याद रखना क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विस्थापित डीएनए खंड, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापित डीएनए खंड कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसमें तीन वैज्ञानिक और आते हैं, एक एवरी, मैकलियड और मैकार्टी। इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखना इसमें इस कार्य के लिए किस किस को नोबेल प्राइज मिला है? इस विधि के खोज के लिए, इस कार्य के लिए। तो इस कार्य के लिए याद रखना तीन वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस कार्य के लिए जो नोबेल पुरस्कृत किया गया है वो किस किस को किया गया है? एक तो किया गया है एब्री, एक किया गया है मैकलियड, एक तो एब्री को किया गया है, मैकलियड, और एक है मैकार्टी। किसको किया गया है? मैकार्टी। इन तीनों को याद रखना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला मेथड हमारा कौन सा हुआ है? याद रखना पहला मेथड हमारा कौन सा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम कहते हैं रूपांतरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। पहला मेथड हमारा कौन सा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसडक्शन, जिसको पराक्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला मेथड आता है पराक्रमण, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है।
पराक्रमण के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटा सा पॉइंट याद रखना है, मेन हमारा मेथड थर्ड वाला होता है जिसको संयुग्मन मेथड कहते हैं, कॉन्जुगेशन मेथड कहा जाता है। पराक्रमण में क्या होता है, दाता कोशिका से, एक तो इसमें होती है दाता कोशिका, एक होती है ग्राही कोशिका। इसमें जीवाणुभोजी का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, जीवाणुभोजी का प्रयोग करते हैं। इसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, एक वायरस का टाइप है बैक्टीरियोफाज, जीवाणुभोजी कहते हैं। उस जीवाणुभोजी के माध्यम से दाता कोशिका में दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं, पराक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराक्रमण कहते हैं। इस विधि की खोज की थी लेडरवर्ग तथा जिंडर ने। तो सबसे पहले तो हम इसके खोजकर्ता की बात करें, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है लेडरवर्ग तथा जिंडर। कौन है, लेडरवर्ग तथा जिंडर वैज्ञानिक हैं दो। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। कौन सी विधि की खोज की है, पराक्रमण विधि की, ट्रांसडक्शन विधि की। खोजकर्ता का नाम क्या है, लेडरबर्ग तथा जिंडर। क्या नाम है, लेडरबर्ग तथा जिंडर। इसमें क्या होता है, दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। किसके माध्यम से होता है, जीवाणु के माध्यम से। तो एक तो इसमें होती है दाता कोशिका, एक तो कौन सी होती है, दाता कोशिका जिसको डोनर सेल कहते हैं। एक होती है ग्राही कोशिका, एक कौन सी होती है, ग्राही कोशिका जिसको रिसीवर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसीवर सेल कहा जाता है। दाता कोशिका से जो ग्राही कोशिका होती है, इसके अंदर याद रखना क्या जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। क्या जाता है, आनुवांशिक पदार्थ जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है। क्या जाता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से होगा ये जीवाणुभोजी के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, जीवाणुभोजी के माध्यम से होगा, बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी के माध्यम से होता है। तो यदि परिभाषा आ जाए या परिभाषा दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जीवाणुभोजी के माध्यम से, बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, डोनर सेल से रिसीवर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज क्या कहलाता है, तो पराक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, पराक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, पराक्रमण कहलाता है। इसको ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ है जिसका नाम क्या है, पराक्रमण, या इसको ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका तीसरा मेथड हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका नाम है कॉन्जुगेशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। दो हमने बात कर ली है, थर्ड वाले की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।